हमारी समस्त विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का प्रजातांत्रिक पैगाम देने वाला देश है फ्रांस। ये वो देश है जिसने पहला इंकलाब किया धरती पर, प्रजातांत्रिक इंकलाब 1789, सामंतशाही का खात्मा किया और राजशाही के खात्मा करने के बाद एक रिपब्लिक की नींव डाली। हालांकि वो रिपब्लिक ज़्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रहा, लेकिन ये पहली कामयाबी थी प्रजातांत्रिक क्रांतिकारियों की इस दुनिया में। तो फ्रांस वस्तुतः 7 करोड़ आबादी वाला मुल्क है और वो यूरोप का सबसे बड़ा देश भी है। साथ ही फ्रांस का कुल क्षेत्रफल जो है वो 6,83,000 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर 6,43,000 स्क्वायर किलोमीटर। और इसकी जो सरहदें हैं वो सटी हैं अंडोरा से, बेल्जियम से, जर्मनी से, इटली से, लग्जमबर्ग से, मोनाको से और इंग्लैंड और इसके बीच में एक इंग्लिश चैनल बहती है, अटलांटिक महासागर है उत्तर में इसके। इस तरह से ये मुल्क जो है बहुत ही अद्भुत देश है ये, लेकिन आजकल बड़े संकट में है। आजकल भयानक अंतर्द्वंद में फंसा देश है ये, जो गहरे आंतरिक द्वंद का और हिंसक अंतर्द्वंद का शिकार हो गया है। फ्रांस दुनिया के लिए एक सबक है, कई तरह से सबक है। फैशन की दुनिया में सबसे बड़ा अग्रणी देश है दुनिया का। सबसे पहले फैशन अगर दुनिया में कहीं पर अपनी दस्तक देता है तो वो फ्रांस है। फ्रांस के लोग अद्भुत हैं, क्रांतिकारी होने के साथ वो बड़े रोमांटिक लोग भी हैं, इसलिए उनको कई बार रोमांटिक रिवोल्यूशनरी भी कहा गया है। तो जब मुल्क का कोई युवक अपने ही पड़ोसी की बर्बादी के लिए उतारू हो जाए और जलाकर खाक कर दे घरों को, दुकानों को, संस्थानों को, तो बड़ा ही मुश्किल दौर का वो सामना करता है। फ्रांस भी इसी तरह से उसी दौर का सामना कर रहा है आजकल। फ्रांस में ये विद्रोह जो है, शहरी विद्रोह, ये अभी नया नहीं है, बल्कि 1981 से सिलसिला जारी है। 1981 जबकि वहाँ के युवक अचानक आक्रोशित हो जाते हैं और फूंक देते हैं दुकानों को, संस्थानों को। फिलहाल जो फ्रांस में दंगे भड़के हैं वो वही सिलसिला है आज भी। ये सिलसिला 2005 में भी एक बार फिर दोहराया गया। 1981 के बाद 2005 में फिर ये सिलसिला इसके बाद भी जारी रहा। तो ये आखिर होता क्यों है? आखिर इसके मूल कारण क्या है? इतना सभ्य देश, इतना इंकलाबी देश, इतना अग्रणी देश, इतना प्रजातांत्रिक देश, आखिर किस तरह के हिंसक अंतर्द्वंदों का शिकार हो जाता है बार बार? तो इस पर हम आज विचार करने के लिए अपने मित्रों से, अपने बंधुओं से, अपने विद्यार्थियों से आज हम ये वार्ता संबोधित कर रहे हैं उनको, और इस पर गहन विवेचना भी करने का प्रयास करेंगे कि समर ऑफ मिंगुएट में समर ऑफ मिंगुएट में 1981 इस विद्रोह को इसी नाम से पुकारा गया था। ये बाद में एक सामाजिक मूवमेंट भी बना और करीब करीब ये नस्लवाद के विरुद्ध एक समानता का प्रतीक भी बना। 2 लाख लोगों ने मार्च निकाला, लेकिन वो समानता, वो भाईचारा, वो मोहब्बत नस्लों के अंदर, धर्मों के अंदर अभी तक फ्रांस प्राप्त नहीं कर पाया है। फ्रांस के अंदर 50 लाख लोग रहते हैं जिनको दूसरी नस्ल का कहा जा सकता है, दूसरे धर्म का कहा जा सकता है। इस 7 करोड़ की आबादी में वो लोग अफ्रीका से आए हैं। अफ्रीका में सब जानते हैं कि पुरानी कॉलोनीज थी फ्रांस की। फ्रांस ने बहुत दिनों तक अफ्रीका की सरजमीन पर अपना साम्राज्यवादी शासन स्थापित किया। तो ये वो लोग हैं जो अफ्रीका से आए, अफ्रीकी मूल के हैं। अब ये नए संकट में भी वो अफ्रीकी मूल के ही लड़के को मार दिया था, नाहेल को, पुलिस ने, ट्रैफिक पुलिस ने, और ये दंगा भड़क उठा, जिसको केंद्र बनाकर आज की चर्चा हम कर रहे हैं और इस पर विचार कर रहे हैं कि आखिर ये दंगे क्यों हुए, ज़बरदस्त दंगे क्यों हुए, जिसको 50,000 पुलिस भी
एक हफ्ते से ज्यादा तक काबू नहीं कर पाई, और अब भी ये विद्रोह शांत नहीं हुआ है। ये बगावत, ये विद्रोह राज्य के विरुद्ध जो है अभी अभी शांत नहीं हुआ है। ऐसा लगता है सारे फ्रांस को फूंक देने के लिए ये लड़के निकल पड़े हैं। और जैसा राष्ट्रपति इमैनुअल ने कहा, मैक्रो इमैनुअल वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि ये ज़्यादातर जो पकड़े गए हैं युवक वो टीनेजर्स हैं, वो वयस्क भी नहीं हुए हैं अभी तक, जिन्होंने आगजनी में विध्वंस में हिस्सा लिया है, जबरदस्त विध्वंस किया है, आस पड़ोस में के लोगों को मारा है, शहरों को फूका है, नगरों को जलाया है। तो ये लोग क्यों आखिर इस तरह के हो गए? ये बात ठीक है कि वहाँ नस्ली भेदभाव है। वहाँ की पुलिस ने करीब जो है अभी 2 वर्षों के अंदर भी 13 युवकों को मार डाला है, ट्रैफिक पुलिस ने। इस तरह के कानून मिले हैं और बहुत कुछ अन्याय भी वहाँ पर उन लोगों के साथ होता है। अभी सीरिया में जो गृह युद्ध हुआ, उनके शरणार्थियों को भी शरण देने में फ्रांस अग्रणी देश रहा, सबसे पहले आगे आया। जर्मनी भी आगे आया कि नहीं, मानवीय आधार पर हमको इनको शरण देनी चाहिए। हालांकि वो मूलतः दूसरी नस्ल के लोग हैं, वारम नस्ल के लोग थे, उनकी भाषा अलग थी, उनकी संस्कृति अलग थी, लेकिन मानवीय आधार पर सीरियंस को भी बड़ी भारी संख्या में शरण दी गई फ्रांस के अंदर। इसके पहले मैंने कहा कि अफ्रीका से आए लोग वहाँ पर बसे हैं आकर फ्रांस के अंदर, और वो उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, वो करीब 6% है टोटल आबादी का। लेकिन वो जब बगावत पर उतारू होते हैं तो वो फिर आग लगा देते हैं। तो क्या है इसके पीछे, क्या कारण है इसके पीछे? सामाजिक कारण है, बेरोजगारी बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं। वहाँ पर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है फ्रांस में। हालांकि और देशों में भी है, लेकिन क्योंकि इस तरह का वातावरण है वहाँ पर फ्रांस में, फ्रांस जो है अपने राष्ट्रीय पहचान के प्रति ज़्यादा सजग है। वो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है, लेकिन धार्मिक प्रतीकों को सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए उसकी अनुमति प्रदान नहीं करता। ये गुस्सा भी है वहाँ के लोगों में। मुसलमान महिलाओं को बुर्का पहनने की इजाज़त नहीं देता, अपने स्कूल बनाने की इजाज़त भी नहीं देता कि अपने स्कूल बनाइए। तो इस तरह से फ्रांस के अंदर बहुत ज़्यादा उदारता होने के बाद भी एक राष्ट्रीय पहचान के लिए एक ललक है, शुरू से रही है, वो आज से नहीं है, वो सदियों से है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर एक जनरल दिगाल उभरे जो 44 से 46 तक वहाँ के सरबराह भी रहे, वहाँ के सरबराह रहे, वहाँ की सरकार उन्होंने चलाई। इसके बाद भी स्थितियाँ बिगड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी फ्रांस की स्थितियाँ बिगड़ी। तो फिर सत्ता संभालनी पड़ी, नेशनल असेंबली ने उनको बुलाया और 10 साल उन्होंने हुकूमत की, दगाल ने फ्रांस के ऊपर 10 साल। लेकिन वहाँ भी फिर एक जन विद्रोह हुआ जिसका विद्यार्थियों ने नेतृत्व किया। सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी उस विद्रोह के पीछे थे और दगाल को 1969 में सत्ता से बेदखल होना पड़ा। जनरल दगाल एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक मूर्ति रहे हैं, वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रतिमूर्ति रहे हैं, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी रहे हैं, जिन्होंने बहुत संभाला था और उन्होंने सबको मौका दिया। लेकिन फ्रांस है, फ्रांस को समझना आसान नहीं है। जब तक आप फ्रांस ना जाएं तो वहाँ देखें, वहाँ वियतनामी भी रह रहे हैं, भारतीय भी रह रहे हैं, वहाँ चीनी बहुत बड़ी संख्या में रह रहे हैं। वो तो विद्रोह नहीं करते, वो बहुत संपन्न भी हैं। ये देखिए, अब आप उपनगरों में रहने वाले अफ्रीकी तुलनात्मक रूप से गरीब हैं, वो संपन्न नहीं हुए, वो मूलतः मुसलमान हैं या काली नस्ल के हैं। लेकिन ये और देशों से गए हुए जो लोग हैं, जैसे मैंने अभी उल्लेख किया, वियतनाम के लोग हैं बहुत सारे, वहाँ वियतनामियों को बहुत बड़ी संख्या में वहाँ आप देख सकते हैं। भारतीय बहुत बड़ी संख्या में है फ्रांस में, चीनी भी हैं, चीनी मूल के लोग भी हैं। तो उनके साथ ऐसा वो इन संघर्षों में हिस्सा नहीं लेते, इन उपद्रवों में। उनकी बड़ी इज्जत भी है वहाँ पर, लेकिन वहाँ घृणा का पात्र बन जाते हैं हम फ्रांसीसियों के लिए, वहाँ की पुलिस के लिए बन जाते हैं ये लोग जो ज़्यादा वक्त से वहाँ रह रहे हैं। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही वहाँ पर रह रहे हैं। तो पिछले 40 साल का जो इतिहास है वो 1981 का, जैसे मैंने कहा, वो दंगों का इतिहास है। कई बार दंगे होते हैं और वो ऐसे दंगे होते हैं जिनको संभालना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो ये खेल नीचे खेला जाता है, बहुत निचले स्तर पर खेला जाता है, उपनगरों में खेला जाता है। पेरिस से इस बार वैसे बगावत की शुरुआत हुई है, जो बगावत नहीं शुरू हुई है, और बाद में ये उपनगरों में फैली है।
और बड़ी बर्बर रही। इसमें एक बड़ी लाइब्रेरी को भी फूंक दिया गया, बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी जिसको जलाकर खाक कर दिया गया। तो ये नस्लवादी कारण भी हैं, धार्मिक कारण भी हैं इस उपद्रव के। और दूसरी बात यह कि जो वहाँ का राजनीतिक वामपंथ है, जो बड़ा प्रखर रहा है एक दौर से, वो अजीब बौद्धिक लकवे का शिकार बन गया है। वो इसका निदान ढूंढ नहीं पा रहा है। और इसी कारण ये कि जो वहाँ दक्षिणपंथी राजनीति है, जो उग्र राष्ट्रवाद को लिए है, वो निरंतर ताकतवर होती जा रही है। हम सभी जानते हैं प्रजातंत्र के लिए और सोशलिज्म के लिए फ्रांस बहुत जाना जाता है। फ्रांस को दुनिया में सोशलिज्म का भी अधिष्ठाता, पहली कम्युनिस्ट क्रांति फ्रांस में ही हुई थी, हालांकि असफल रही वो। 1871 जहाँ पहला इंकलाब फ्रांस में, प्रजातांत्रिक इंकलाब फ्रांस में हुआ, वहीं कम्युनिस्ट इंकलाब भी पहली बार फ्रांस में ही हुआ था। इसके बाद रूस में हुआ 1917 लेनिन के नेतृत्व में। तो पहले इंकलाब में, जिसको प्रजातांत्रिक इंकलाब कहते हैं 1789 का, वहीं एक लीडर होता था नोएल बावेफ, उसको फादर ऑफ सोशलिज्म कहा जाता था। उसी ने कहा था ये कैसा प्रजातंत्र है जिसमें उन लोगों के पास कपड़े नहीं है जो कपड़े बुनते हैं, उन लोगों के पास जूते नहीं है जो जूते बनाते हैं, उनके पास मकान नहीं है जो मकानों का निर्माण करते हैं। आखिर ये कैसी समानता है? ये कैसे नारे हैं स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के, जिसमें अमीर वर्ग अभी भी ताकतवर है। सामंत शाहों का जरूर कत्लो गारत किया गया है, लेकिन अमीर आज भी जिंदा है, गरीब आज भी उसी हालत में गुर्बत। तो नोएल बावेफ का भी कत्ल कर दिया गया था। तो सोशलिज्म को और डेमोक्रेसी को का जन्मदाता कहा जाता है फ्रांस को, और दुनिया का बड़ा चेतनाशील देश है, इसमें कोई शक नहीं है, जो अपनी उदारता के लिए, अपनी महानता के लिए, अपने चरित्र के लिए, अपने फैशन के लिए, अपने विज्ञान के लिए भी जाना जाता है। तो एक लंबा इतिहास है इसका, बहुत लंबा इतिहास है कि फ्रांस में अभी जैसे मैंने बताया 17 साल का लड़का एक मार दिया गया, तो पूरा फ्रांस जो है वो खड़ा हुआ, और बहुत सारा उपद्रव वहाँ पर हुआ। वो सब तफसील हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे सब देखते रहे, सुनते रहे खबरों के अंदर। वो पूरी तरह भारत की तरह एकदम सेकुलर राष्ट्र भी है, साथ में बहुत उदार है, जैसे मैंने कहा बहुत सहनशील है। वैचारिक और धार्मिक स्वतंत्रता इस देश में प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है, प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार हैं। दुनिया भर के सताए हुए नागरिक वहां पहुंचते हैं, इसीलिए इसी उदारता के कारण। दक्षिणपंथी राजनेता इसकी आलोचना भी करते हैं, हालांकि दक्षिणपंथ का प्रभाव बहुत कम है। इस बार भी दक्षिणपंथ हार गया वहां पर चुनाव में। मैक्रो को किसी हद तक वामपंथी करार दिया जाता है, एक वामपंथी राष्ट्रपति, जो कि हालांकि उस तरह से वो वामपंथी नहीं है, लेकिन उनका झुकाव वामपंथ की ओर है। इज नॉट ए क्लासिकल लेफ्ट। तो ये बार बार वहाँ गणतंत्र बनते हैं, बार बार जो खतरों में जो है जाता है। तो जब सीरिया जैसा, जैसे मैंने बताया, कट्टरपंथी जिहादी कट्टरपंथी भी वहाँ पहुँच गए बहुत सारे, जैसे शरण दिए तो बहुत सारे जिहादी भी पहुँच गए वहाँ पर। सीरिया के बहुत सारे लोग वहाँ भाग कर शरण ले लिए। वो सब भी उपद्रव कारण है। अभी देखिए, जैसे एक जो है शार्ली एब्दो नाम की एक मैगजीन है, उन्होंने मोहम्मद साहब का कार्टून बना दिया, तो उसके बनाने वाले का शार्ली एब्दो के अंदर धमाका हुआ, वहाँ पर जिहादी हमला किया गया। शार्ली एब्दो मैगजीन को जलाने की कोशिश की गई, उसके ऑफिस को फूंकने की कोशिश की गई। फिर इसके बाद एक सैमुअल पैटी नाम का एक टीचर था जो बच्चों को पढ़ा रहा था कि ये कोई गुनाह नहीं है, हमारे संविधान के तहत जो है ये इजाज़त है कि हम किसी भी धर्म के बारे में आलोचना कर सकें, समालोचना कर सकें। लेकिन एक जिहादी ने, कट्टरपंथी मुसलमान ने उसको कत्ल कर दिया। इसकी ज़बरदस्त आलोचना की और उसको डिफेंड किया, उस शिक्षा को डिफेंड किया प्रेसिडेंट ने कि ये ठीक है, ये ठीक पढ़ा रहा था वहाँ पर। ये हमारा हक है कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत की आलोचना कर सकें। फ्रांस का संविधान नहीं चलेगा इस्लाम के हिसाब से, इस्लाम के कानून से। हमारा संविधान हमारे देश के अनुसार चलता है। तो ये एक लंबा जबरदस्त द्वंद्व है जिसका वो शिकार रहा है। कई बार वहाँ चर्च के अंदर भी हमले हुए हैं, नागरिकों पर जिहादियों ने किए, जो वहाँ मैंने बताया ना, जो पहुँच गए इन शरणार्थियों के रूप में।
तो कुरान शरीफ की भी आलोचना करने की वो इजाज़त देते हैं, मोहम्मद साहब की भी आलोचना करने की भी वो इजाज़त देते हैं। इसलिए शार्ली एब्दो के कार्टून बनाने को डिफेंड किया वहाँ की सरकार ने कि ठीक बनाया है, उनका हक है ये कार्टून बनाना। इस पर सारी दुनिया के अंदर जो है बवाल हुआ, इस्लामिक देशों में, कट्टरपंथियों में। सभी जानते हैं एक नया उभार है इस्लाम का, इस्लामिक कट्टरपंथ का दुनिया में अफगानिस्तान से शुरू हुआ। ये जब सोवियत संघ की दखलंदाजी हुई तो बहुत सारे कट्टरपंथियों ने अमेरिका की मदद से रूस के विरुद्ध संघर्ष किया और वहाँ से ये नया उभार जो है कट्टरपंथ का इस्लाम के अंदर देखने को मिला। और फिर वहाँ से वो कट्टरपंथ सारी दुनिया में फैला। अभी हम क्योंकि सिर्फ फ्रांस पर बात कर रहे हैं तो उस विषय को हम नहीं छुएंगे, वो बहुत ज़्यादा फिर हम बहुत विस्तार में चले जाएंगे उस विषय की। अभी हम बहुत ही संक्षेप में ये फ्रांस के ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत ही संक्षेप में। बाद में हमारे साथी, हमारे विद्यार्थी लोग बाद में इसको तफसील के साथ पढ़ेंगे कि दुनिया में किस तरह से इस्लामिक जिहाद ने उत्पात मचाया है और किस तरह से सारी दुनिया को इस एक्सट्रीमिज्म का, इस टेररिज्म का एक साथ मिलकर मुकाबला करना चाहिए, जो नहीं कर पाई है दुनिया। अमेरिका ने ही कई बार जो है इसको उभारा है, पश्चिम में कई बार इसको मदद की है कम्युनिज्म के खिलाफ, सोशलिज्म के खिलाफ। जैसे मैंने बताया सोवियत संघ के विरुद्ध जो है एक बड़ा जिहाद चला जिसमें सोवियत संघ को पराजित होना पड़ा और फिर उसके का विखंडन भी हुआ। तो सारी दुनिया में जो है इस्लामिक जिहादियों ने बहुत ही कहर ढाया। इराक के अंदर, सीरिया के अंदर आईएस नाम की एक तंजीम सामने आई, इस्लामिक स्टेट नाम की, जिसने सबसे बर्बरता के सारे मर्यादाएं तोड़ दी, अति बर्बर। तो आप ये अध्ययन करेंगे, इसका बहुत ही विस्तार के साथ अध्ययन करेंगे। तो भारत में भी जैसे कहा है, भारत भी एक धर्मनिरपेक्ष देश है। फ्रांस की तरह भारत को भी इस्लामिक कट्टरता का, कट्टरपंथियों का, जिहादियों का सामना करना पड़ा है। कश्मीर में सामना करना पड़ा। कई सारी तंजीमों ने इस्लाम का नाम लेकर, इस्लाम के नाम पर जिहाद चलाया। करीब करीब 1 लाख लोग यहाँ भी हमारे कश्मीर में मारे जा चुके हैं। जब से पाकिस्तान एक फैक्ट्री बन गया है बर्बर जिहादियों की, सारी दुनिया को सप्लाई करता है वो जिहाद। यहीं पर ओसामा बिन लादेन था जिसको अमेरिका ने ही सबसे पहले मदद किया था, बाद में अमेरिका को ही मारना पड़ा ओसामा बिन लादेन को। तो वो ओसामा बिन लादेन के जो शिष्य हैं, जो चेले हैं, वो फ्रांस भी पहुंच गए हैं बहुत सारे, और फ्रांस के अंदर भी तबाही के पूरे इम्कान उन्होंने पैदा कर दिए हैं। तो इस तरह फ्रांस कभी भी धर्म और नस्ल के आधार पर किसी भी डाटा को नहीं इकट्ठा करता, वहाँ कोई आंकड़ा नहीं बनता। वो नहीं मानते कि फ्रांस विभिन्न धर्मों को वो शरण देते हैं, नस्लों को भी शरण देते हैं, लेकिन उसके आधार पर कोई आंकड़े नहीं वो इकट्ठा करते। ये जो हम आंकड़े आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये सरकारी आंकड़े नहीं है कि वहाँ 6% मुसलमान है, हो सकता है ज़्यादा भी हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। तो शार्ली एब्दो का मैंने जिक्र किया, मोहम्मद साहब के कार्टून का जिक्र किया। तब चेचेनिया मूल के एक आतंकवादी ने, जो जिहादी था, उसने शिक्षक सैमुअल पैटी का सिर काट दिया था। 2020 में एक चर्च में भी हमला हुआ था, जैसे मैंने पहले उल्लेख किया। ये सब वहाँ कारनामे होते रहते हैं। अभी जो नया कारनामा है वो आपने देख ही लिया, कितना बर्बर कारनामे हुए हैं वहाँ पर इन उग्रवादियों द्वारा, इन जिहादियों द्वारा, जिससे पूरा फ्रांस जल उठा है। फ्रांस का पुराना नाम देखें तो वो गाल नाम था उसका, फ्रांस नहीं था, इसका नाम गाल कंट्री कहलाता था। बहुत सारी जंगली जनजातियाँ थी यहाँ पर। थोड़ा हम इसकी इतिहास पर भी एक विहंगम दृष्टि डालें, फ्रांस के इतिहास पर, तो ये ईसा पूर्व 51 साल पहले ईसा के जूलियस सीजर ने फ्रांस को परास्त करके रोमन साम्राज्य में मिला लिया था। ये रोमन एम्पायर का जानते हैं नाम, बहुत सुना होगा, हमारे विद्यार्थियों ने रोमन एम्पायर के बारे में पढ़ा भी होगा। ये बहुत बड़ा रोमन एम्पायर था, इसका मिस्र भी हिस्सा था। दुनिया में बहुत बड़े बड़े एम्पायर हुए, ग्रीक एम्पायर हुआ, रोमन एम्पायर हुआ। तो ये यूरोप के एम्पायर थे, सबसे बड़े एम्पायर थे। ग्रीक एम्पायर का अलेक्जेंडर ग्रेट का नाम सभी ने सुना है। तो ये जूलियस सीजर ने रोमन साम्राज्य में इसको मिला लिया था और रोमन सभ्यता का यहाँ पर प्रचार प्रसार भी, और पहली बार यहाँ पर फिर ईसाई धर्म का भी प्रचार हुआ। कई सारी लैटिन बोलियों ने वहाँ पर, जो पुरानी जो बोलियाँ थी उनका स्थान लैटिन लैंग्वेज ने ले लिया।
तो फ्रैंक लोग आकर यहाँ बस गए। इनका था क्लोविस, जिसने सन 1486 में अन्य लोगों को हराकर पहली बार एक राज्य स्थापित किया फ्रांस में, एक स्वतंत्र राज्य बनाया। तो इस तरह से ये 1732 में आए हम, तो चार्ल्स मार्टेल ने विद्रोहियों का दमन करके इस फ्रांस को यूनाइट भी किया और यहाँ पर शांति की स्थापना भी की। तो लंबी कहानी है, हम इसमें नहीं जाना चाहते ज़्यादा, लेकिन ये शासन चलता रहा। और 987 ईस्वी में शासन सूत्र ह्यूके पेट नाम के एक राजा के हाथ में आया, किंतु कुछ समय तक उसका राज पेरिस नगर के आसपास तक ही रहा। तो अंदर द्वंद्व चलते रहे। रोमन साम्राज्य का भी खात्मा हो गया, रोमन साम्राज्य भी मिट गया और ये फ्रांस स्वतंत्र हो गया। 13वीं शताब्दी में जब आई 13वीं शताब्दी, इसमें 100 वर्ष ये युद्ध हुआ, 100 वर्ष की लड़ाई चली। 1337 से लेकर 1453 तक, इतना लंबा युद्ध, 100 वर्ष से भी अधिक का। उसी दौर के अंदर एक महिला, बहुत महान महिला का जन्म हुआ, जॉन ऑफ आर्क। बहुत बड़ी शख्सियत है ये, बहुत बड़ी महिला थी, बहुत बड़ी क्रांतिकारी महिला थी। इसने इंग्लैंड को पराजित किया। फ्रांस के ऊपर इंग्लैंड लगातार लोग आक्रमण होते थे और उसने नई स्फूर्ति भर दी। लेकिन 1461 में चार्ल्स की मृत्यु के बाद फ्रांस की भूमि पर फिर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। कई बार अंग्रेजों ने भी यहाँ पर आधिपत्य करने का प्रयास किया, अंततः उनको सफल हुए। तो हम थोड़ा सा आउटलाइन बता रहे हैं। फिर जो है अंग्रेजों का आधिपत्य भी समाप्त हुआ और इटली से भी इनकी लड़ाइयाँ चली। जैसे यूरोप तो अंतर्द्वंद्वों का शिकार रहा ना, बहुत सारे शक्तिशाली देश दूसरे देशों पर कब्जा करते थे। फ्रांस भी बहुत शक्तिशाली था। दुनिया में सबसे बड़ा एम्पायर भी फ्रांस के लोगों ने इंग्लैंड के बाद स्थापित किया, ये भी सभी जानते हैं आप लोग। ये तो आधुनिक इतिहास की बात है, हम थोड़ा मध्यकालीन इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं इस समय। तो ये लंबा इतिहास है और हम उसमें बहुत ज़्यादा उसको नहीं हम डिटेल में डिस्कस कर रहे, क्योंकि इस समय हमारा जो उद्देश्य है वो वर्तमान फ्रांस के बारे में ज़्यादा विवेचना करने का है। हमने थोड़ी सी झलक, थोड़ी विहंगम दृष्टि डाली। और फिर लुई का शासन आया, लुई 16 के दौर में ही 1789 में पहला इंकलाब हुआ था। बेस्टील की जेल को जला दिया गया था और रूसो, वोल्टेयर, दांते नाम के बहुत सारे दार्शनिक हैं जिन्होंने इसमें बड़ी भूमिका निभाई थी, इस चेतना को प्रबल करने में, प्रजातांत्रिक चेतना को, कि राज्य की जो एब्सोल्यूट पावर्स हैं वो उसको ख़त्म किया जाना चाहिए, एक आम लोगों का शासन होना चाहिए। तो ये इतिहास चलता रहा। बेस्टील के बाद ये एक ग्लोटिन आई, वहाँ पर रॉबेस्पियर वहाँ का बड़ा लीडर बना। 2 दल उभरे वहाँ पर, जैकोबिनो, जेरोदिस्ट, उन्होंने भी बड़ा कहर ढाया, उनमें आपसी लड़ाइयाँ हुई। ग्लोटिन ने बहुत कत्लो गारत किए, डॉक्टर ग्लोटिन ने बनाई थी वो घूमती थी, बड़ा बर्बर शासन है। इसके बाद वो भी वक्त ज़्यादा लंबे वक्त तक नहीं चला और 1792 में पहली बार समझिए कि घोषणा हुई डेमोक्रेसी की। फर्स्ट डेमोक्रेसी वाज डिक्लेयर इन 1792। 1789 में क्रांति हुई। 3 साल बाद लग गए अंतर्द्वंद्वों में, संघर्षों में, और 1793 को लुई 16 को सजाए मौत दी गई। उसी ग्लोटिन पर चढ़ा दिया गया जिसमें और लोग मारे जा रहे थे। अंततः ये लंबा इतिहास है। नेपोलियन के हाथ में सत्ता आ गई गणतंत्र की रक्षा करते हुए। नेपोलियन एक बड़ा जनरल उभरा, उसने सारी यूरोप को फतेह भी किया और नेपोलियन खुद सम्राट बन बैठा। क्रांति पुत्र खुद जो है क्रांति का भक्षक बन गया। वाटरलू की लड़ाई में 1815 में फिर हार गया नेपोलियन, युद्ध हार गया और बूर्बो राजवंश के हाथ में सत्ता आ गई दोबारा। बूर्बो राजवंश ने पहले बहुत लंबे वक्त तक राज किया था। तो 1848 में फिर एक इंकलाब होता है। मैंने बताया ना, वो इंकलाबों का देश है, कई इंकलाब होते हैं वहां पर। और दूसरी बार डेमोक्रेसी की स्थापना होती है 1848 में, जब लुई फिलिप को बेदखल कर दिया जाता है। और फिर 1870 फ्रांस को गहरी शिकस्त उठानी पड़ी। अब थर्ड नेपोलियन जो पावर में आया था वो भी
सत्ता से बेदखल हुआ। ये भतीजा था नेपोलियन का। तीसरा गणतंत्र बनता है 1875 में, पहला बना 1789, दूसरा बना 1793, तीसरा गणतंत्र हुआ 1875 में नेपोलियन थर्ड के पतन के बाद। तो ये 3 बार गणतंत्र बनते हैं। और एक जैसे मैंने बताया कम्युनिस्ट इंकलाब भी इस बीच में होता है, और वो भी लेकिन परास्त कर दिया जाता है। पेरिस कम्यून के नाम से बड़ा बड़ा मशहूर इतिहास है। बहुत विस्तार में हम नहीं जा रहे हैं इतिहास के, सिर्फ एक रूपरेखा आपको बता रहे हैं कि कितना इंकलाबी देश है ये। इस रूपरेखा बताने का जो तात्पर्य है, जो कारण है, वो ये है कि हम समझ सकें क्या है चरित्र फ्रांस का। अद्भुत चरित्र है फ्रांस का। यूरोप में सबसे अद्भुत देश है फ्रांस। इतना कोई अद्भुत देश नहीं है फ्रांस। पूरे पूरे यूरोप को पढ़िए आप, इंग्लैंड भी नहीं है इतना अद्भुत देश। और 1934 में अब देखिए बड़ा लंबा वक्त बीत जाता है और एक आधुनिक युग आ जाता है। उपद्रव किए दक्षिणपंथियों ने और बहुत वामपंथियों को बहुत बड़ी शक्ति बढ़ाने का मौका मिला। बहुत पावरफुल हो गए लेफ्टिस्ट वहां फिर दोबारा एक बार। और 1936 में उनको बड़ी सफलता भी मिल गई लेफ्टिस्ट को वहां के, पहली बार डेमोक्रेटिकली। और लिया ब्लूम के नेतृत्व में जनता की सरकार भी स्थापित हुई। लिया ब्लूम ने युद्ध का सामान तैयार करने वाले कितने उद्योगों को नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइजेशन हुआ। कारखानों में 40 घंटे का सप्ताह अनिवार्य कर दिया गया। अनुदार रूढ़िवादी दलों का विरोध बढ़ने पर ब्लूम को भी अपनी पावर छोड़नी पड़ी, अपना सत्ता छोड़नी पड़ी। 1938 में जो नई सरकार बनी उसका समर्थन हिटलर कारनामों के कारण आसन करने का वामपंथियों ने भी किया। 1939 में ब्रिटेन के साथ फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। एलाइड पावर बन गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फ्रांस एलाइड पावर बना। फर्स्ट वॉर भी फ्रांस ने लड़ी जिसमें वो जीते थे। उस वक्त इटली इनके साथ था, इंग्लैंड के साथ, फ्रांस के साथ। बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इटली चला गया जर्मनी के साथ। तो पराजित हुआ फ्रांस। हिटलर के फौजों ने कब्जा कर लिया। फिर एक लंबी लड़ाई लड़ी फ्रांसीसियों ने, गुरिल्ला युद्ध लड़ा। जैसे मैंने पहले उल्लेख किया, जनरल दगार इसी युद्ध में नेशनल हीरो बनकर उभरे। और जब वर्ल्ड वॉर में विजयी हुए एलाइड फोर्सेस, तो जनरल दगाल ने नेतृत्व किया फ्रांस का 2 वर्ष तक। 2 वर्ष से 1944 से और 1946 तक जो एक अस्थायी सरकार बनी, उसके जो लीडर थे वो जनरल दगाल थे। तो ये जो है दगाल बहुत बड़े हीरो हैं आज भी वहाँ पर। उनको भी कई बार मारने का प्रयास किया उनके दुश्मनों ने, जो चाहते थे कि दगाल डिक्टेटर बन जाए। लेकिन दगाल बहुत बड़े डेमोक्रेट थे और उन्होंने फ्रांसीसी डेमोक्रेसी को और ताकत दी, शक्तिशाली ढंग से उसको जमाया, जबरदस्त ढंग से उसको सभी को मौका दिया स्वतंत्रता समानता का। लेकिन वो भी एक विद्रोह के शिकार हुए, जिसका उल्लेख मैंने पहले भी शुरुआत में किया था कि विद्यार्थियों का एक विद्रोह हुआ जिसमें दगाल को 10 वर्ष के बाद दोबारा वो सत्ता में रहे 1959 से लेकर 1969 तक। और दिसंबर में 14 गणतंत्र स्थापित हुआ दगाल की हटने के बाद, दगाल की बेदखली के बाद। जब दगाल का तख्ता उलट दिया गया विद्यार्थी द्वारा, तो फोर्थ टाइम डेमोक्रेसी आई। तो कई बार गणतंत्र बने, कई बार गणतंत्र निपटे वहां, कई बार राजशाही आती है, कई बार तानाशाह आते हैं वहां। लंबा इतिहास है। और वियतनाम में भी फ्रांस पराजित होता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। बड़ा जबरदस्त युद्ध है। कम्युनिस्ट पावर में आते हैं वियतनाम में, फ्रांस पराजित होता है 1953 में। बड़ा साम्राज्य बनाया, जैसे मैंने बताया। अफ्रीका में भी साम्राज्य था इनका, एशिया में भी था, अरब में भी था। एक लंबा साम्राज्य बनाया। तो इस तरह से ये एक लंबा इतिहास है फ्रांस का। और आधुनिक इतिहास ये है कि वहाँ अभी भी राइटिस्ट पावर्स जो समझिए कि वहाँ की लीडर हैं वो बड़ी ताकतवर होती जा रही है। महिला लीडर हैं, मेरीन नाम है उनका, मेरीन। तो ये अभी चुनाव जब होंगे, अब देखते हैं क्या होता है इस स्थिति में, जबकि ज़बरदस्त रूप से फ्रांस
उथल पुथल का शिकार है। मैक्रो की लोकप्रियता निरंतर घट रही है क्योंकि मैक्रो नहीं संभाल पाए इस दंगे को। ये लंबा दंगा चला बड़ा, और इसमें वामपंथियों को काफ़ी जो है नुकसान हुआ है, वहाँ के उदारवादियों को काफ़ी क्षति पहुंची है, और दक्षिणपंथी लोग जो इन लोगों को दमन करने के लिए बिल्कुल एकदम बात कर रहे हैं कि इनका दमन कर दिया जाए, इनको बाहर निकाल दिया जाए फ्रांस से। ये लहर चल रही है फ्रांस के अंदर, और वो उदार फ्रांस कहीं अनुदार ना बन जाए, ये बड़ा खतरा है। शुक्रिया, फिर फ्रांस के बारे में बात करेंगे, अभी इतना ही काफ़ी है। जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।